हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से दिसंबर थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर रीजनल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। और 1 साल की वैलिडिटी के साथ पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए, आप फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। Which university emerged as the champion of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय बना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। सबसे ज़्यादा मेडल्स इन्होंने जीते हैं 67 मेडल्स, जिसमें 42 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पर रही है 32 गोल्ड, 25 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है, ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला। राजस्थान की 7 शहरों में हुआ है ये, और 5th एडिशन था इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ओलंपियन श्रीहरि नटराज ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रहे इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। इन्होंने 9 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीते हैं जैन यूनिवर्सिटी के लिए। Which country did India defeat to win the Squash World Cup for the first time? भारत ने किस देश को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है हांगकांग। तो स्क्वैश की बात करें तो भारत ने हांगकांग को हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है पहली बार, और 3-0 से हांगकांग को हराया है। चेन्नई में ये प्रतियोगिता खेली गई है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी आप कह सकते हैं हांगकांग को। तो भारत को रिप्रेजेंट किया गया ज्योत्सना चिनप्पा, अभय सिंह, अनाहत सिंह और वेलवन सेंथिल कुमार के द्वारा। स्क्वैश वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट एडिशन है 1996 में हुआ था। सबसे ज्यादा बार इजिप्ट ने जीता हुआ है 2 बार। विद द कन्फर्मेंट ऑफ नवरत्न स्टेटस, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड बिकम्स द 27th सीपीएससी टू रिसीव दिस स्टेटस। नवरत्न का दर्जा मिलने के साथ ही नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यह दर्जा प्राप्त करने वाली 27वीं सीपीएससी बन गई है। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को नवरत्न स्टेटस दिया गया है। इसी के साथ ही 27वीं सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर प्राइज बन गई है, जिसे स्टेटस दिया गया है, नवरत्न स्टेटस दिया गया है। आपको बता दें, जो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है 3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी है इसकी पेट्रोलियम रिफाइनरी की। नुमालीगढ़ में गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में। ऑयल इंडिया का जो शेयर होल्डिंग है इसमें 69.63% है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम का 26% है। इंजीनियर्स इंडिया का 4.37% है। Which two banks signed an MOU to create a center of excellence in strategic partnership? किन 2 बैंकों ने रणनीतिक साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है एसबीआई एंड बैंक ऑफ इंडिया। 2 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर सके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। The initiative aims to strengthen leadership and expertise in project financing across India, fostering collaboration and innovation in the banking sector. The banks will jointly fund major infrastructure and industrial projects, leveraging combined financial strength. तो ये दोनों ही जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फंडिंग देंगे मिलकर। गगनजीत भुल्लर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? गगनजीत भुल्लर किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है गोल्फ। तो क्यों चर्चा में रहे? गगनजीत भुल्लर ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 3 बार इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर जीत लिया है, और इस बार इन्होंने अहमदाबाद में जीता है।
और एशियन टूर में इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर हैं ये, 11 विन के साथ। और इससे पहले इन्होंने चंडीगढ़ में जो हुआ ये इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग ये भी जीता, जेपी ग्रीन्स में वो भी जीता। अच्छा जी, युवराज सिंह है ये को फाउंडर एंड ब्रांड एम्बेसडर है इस इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के। The third edition of Resolve 2025 was hosted by the ICAI in which city? Resolve 2025 का तीसरा संस्करण ICAI द्वारा किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है मुंबई। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने रिजोल्व 2025 का थर्ड एडिशन होस्ट किया है, ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में। थीम रहा इनेबलिंग रेजोल्यूशन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू। Which company has agreed to buy Warner Bros. Discovery's TV film studios and streaming division? किस कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के टीवी फिल्म स्टूडियो स्ट्रीमिंग डिवीजन को खरीदने पर सहमति जताई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी टीवी फिल्म स्टूडियो एंड स्ट्रीमिंग डिवीजन को बाय करेगा 72 बिलियन यूएस डॉलर में। वार्नर ब्रदर्स एंटरटेनमेंट, जिसे वार्नर ब्रदर्स कहते हैं, एक अमेरिकन फिल्म एंटरटेनमेंट एंड मीडिया कॉर्पोरेशन है, हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में। जोस एंटोनियो कास्ट इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति है? राइट आंसर ऑप्शन बी है चिली। तो चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट। चिली की बात करें, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, सदर्न मोस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अंटार्कटिका भी सबसे क्लोजेस्ट कंट्री यही है चिली। इसकी कैपिटल है सेंटियागो, कई बार इसकी कैपिटल पूछी जाती है एग्जाम में। According to Stanford University's Global AI Vibrancy Tool, India ranks at which position globally in AI competitiveness? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार एआई प्रतिस्पर्धा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है थर्ड। तो हम बात करें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स या टूल के बारे में। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से देशों को रैंक किया गया है, कौन ज़्यादा कम्पिटिटिव कंट्री है। तो भारत तीसरे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर है, ऑब्वियसली बात है। चाइना दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर 21.59 स्कोर के साथ। तो इसमें 7 पिलर्स हैं एआई वाइब्रेंसी के, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल एआई, इकोनॉमी, टैलेंट, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पब्लिक ओपिनियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 36 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया है। Who was elected as the first women president of the Press Club of India? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है संगीता बरुआ पिशारोती। सीनियर जर्नलिस्ट है संगीता बरुआ पिशारोती। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। अफजल इमाम ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं इस क्लब के। जतिन गांधी ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की बात करें तो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना दुर्गा 1957 में की गई थी। एक एसोसिएशन है ये जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स की। विच बैंक हैज लॉन्च द प्रीमियम रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड नेम्ड लुक्सुरा? किस बैंक ने लुक्सुरा नाम से प्रीमियम रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक नया प्रीमियम रुपे मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है लुक्सुरा। जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उन्हें जैसे हाई रिवार्ड्स, ट्रेवल डाइनिंग बेनिफिट्स, स्ट्रॉन्ग मेटल बिल्ड, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए दिया गया। हरमनप्रीत कौर इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। पीएनबी के एमडी अशोक चंद्र हैं। The Life Insurance Corporation of India has entered into a strategic bank insurance partnership with which bank? भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक बैंक बीमा साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन है यस बैंक। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की है यस बैंक के साथ। तो जो यस बैंक के कस्टमर्स हैं वो एलआईसी के जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो यस बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पर भी अवेल कर पाएंगे। बाकी आप जानते हैं भारत का उद्देश्य है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। बैंक इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि जैसे ये है ना, कोई इंश्योरेंस कंपनी है कोई, तो उसकी जो भी पॉलिसीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं तो वो बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है, ठीक है।
अपनी अपनी बैंक ब्रांचेस पे आपको LIC जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप ऑफ़र करती है वो। तो जो LIC की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स भी बिक जाते हैं और बैंक का कमीशन बन जाता है। विच रेगुलेटर ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू NHAI's राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट टू रजिस्टर एज एन इनविट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? किस नियामक ने NHAI के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है CB। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है NHAI का जो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसे, ताकि वो इनविट के तौर पर रजिस्टर कर सके, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर इसको किया जा सके। NHAI ने राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड को राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पर ब्रांडिंग की है इसकी। इनविट क्या है? एक सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पर इन्वेस्टर्स जो इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं, जैसे रोड्स, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, रिवर प्रोजेक्ट्स, पाइपलाइंस, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे टोल टैक्स है ना, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। द पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड हैज बीन इनेबल्ड ऑन विच डिजिटल प्लेटफॉर्म? पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है डिजी लॉकर। जैसे कोई रोड बन रही है ना, तो उसमें आप कोई नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा जब वो बन जाएगी। उसके बाद फिर टोल टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे, तो जो रिटर्न है वो आपके खाते में आता रहेगा। मतलब ये एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं आपको। पासपोर्ट सत्यापन रिकॉर्ड किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिजी लॉकर। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आती है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को इनेबल कर दिया है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर। डिजी लॉकर आप सभी जानते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उन्हें आप डिजिटली सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, डिजी लॉकर में शेयर भी कर सकते हैं इन्हें। तो इसी के साथ जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स हैं अब वो डिजी लॉकर में भी आ जाएंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर जब भी आपको दिखाने हो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वेरिफिकेशन संबंधित, तो आप केवल डिजी लॉकर ओपन करो, उसमें अपने डॉक्यूमेंट एक्सेस करो और दिखा दो, वेरीफाई करा दो। माउंट कांगतू रिसेंटली क्लाइम्ड बाय द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? भारतीय सेना द्वारा हाल ही में फतेह किया गया कांगतू पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इंडियन आर्मी ने माउंट कांगतू को स्केल किया है, 7042 मीटर की है ये, हाईएस्ट पीक है अरुणाचल प्रदेश में, और पहली बार इसकी चढ़ाई की गई है। विच इंडियन कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द टॉप 100 corporate starts globally by इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड माइंड द ब्रिज? किस भारतीय कंपनी को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माइंड द ब्रिज द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL इसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड माइंड द ब्रिज द्वारा टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्स में जगह दी गई है, और जो ICC का हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, वहां पर ये अनाउंसमेंट किया गया है। इकलौती इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। द डिक्लेरेशन ऑफ मध्य प्रदेश एज नक्सल फ्री फॉलोड द सरेंडर ऑफ माओइस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र यादव ने किस जिले में 2 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है बालाघाट। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने राज्य को नक्सल फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। इससे पहले बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में 2 माओइस्ट ने सरेंडर किया, उसी के बाद डिक्लेरेशन किया गया, और भारत का लक्ष्य भी है तो मार्च 2026 तक देश को नक्सल फ्री बनाना। आपको बता दें 2014 में जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे इनकी संख्या 126 थी, और ये अब केवल 11 बची है 2025 में। नक्सलिज्म भारत में रेड कॉरिडोर के थ्रू फैला हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो रेड कॉरिडोर इन्हें बोलते हैं, जहाँ पर इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। नक्सलिज्म आपको बता दें जो माओइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हैं, और चारू मजूमदार ने एक हिस्टोरिक एड डॉक्यूमेंट लिखा था, यही बेसिस बना भारत में नक्सलिज्म का। और एक नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू हुई थी 1967 में नक्सलबरी वेस्ट बंगाल में। तो नक्सलबरी जो जगह है, विलेज है, इसी से ही नाम आया है नक्सलिज्म। तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कौन सीखने की अक्षमता वाले पहले कलाकार बने जिन्होंने टर्नर पुरस्कार जीता है?
हु बिकेम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है नीना कालू। तो ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं नीना कालू, ये फर्स्ट आर्टिस्ट हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है इन्हें, जिन्होंने टर्नर प्राइज जीता है और 10,000 पाउंड का इन्हें मॉनेटरी प्राइज मिला है। आपको बता दें इनमें जो है लिमिटेड वर्बल कम्युनिकेशन की क्षमता है, कम ही बोल पाते हैं, समझने की क्षमता कम है। तो इन्हें जो प्राइज मिला है इनके कुकून लाइक स्कल्पचर के लिए मिला है, जो इन्होंने फैब्रिक से बनाया, उसको ट्विस्ट करके, सोल्ड करके, नॉट करके। 1984 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी टर्नर प्राइज की। इंग्लिश पेंटर रहे एक JMW टर्नर, उनके नाम पर ये एनुअली दिया जाता है, ठीक है, किसी भी ब्रिटिश आर्टिस्ट को जिसने ब्रिटेन में ही अपना कार्य किया हो। तो ये आर्टिस्ट हैं जिन्हें मिला है ये नीना कालू, ठीक है। विजय दिवस कॉमेमोरेट्स इंडियाज विक्ट्री इन विच वॉर? विजय दिवस किस युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है इंडो पाक वॉर 1971। तो हर साल 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, इंडिया विजय दिवस मनाते हैं हम लोग। 1971 वॉर में पाकिस्तान के ऊपर जो हमने जीत हासिल की, जिसके कारण जो बांग्लादेश बना, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे हमने आज़ाद कराया और बांग्लादेश के तरह वो बांग्लादेश के नाम से वो फिर ऊपर कराया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था, ठीक है, और मुक्ति वाहिनी भी थी हमारी ओर से, ठीक है। तो ढाका में सरेंडर हुआ था पाकिस्तानी सोल्जर्स का, लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। हाउ लॉन्ग इज एशियाज लॉन्गेस्ट स्की ड्रैग लिफ्ट विच वॉज इनोग्रेटेड एट गुलमर्ग रिसेंटली? गुलमर्ग में हाल ही में उद्घाटन की गई एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट की लंबाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 726 मीटर्स। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नवाब अब्दुल्ला, इन्होंने एशिया की लॉन्गेस्ट स्की ड्रैग लिफ्ट को इनोग्रेट किया है गुलमर्ग में। 3.65 करोड़ रुपीस की लागत से बनाई गई है ये, कम दूरी में है, 726 मीटर लंबी है। Which country won the FIH Hockey Women's Junior World Cup by defeating Argentina in the final? FIH हॉकी महिला जूनियर विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना को हराकर किस देश ने खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स ने अपना लगातार तीसरा वर्ल्ड टाइटल जीता है। FIH हॉकी विमेंस जूनियर वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया है सैंटियागो चिली में, अर्जेंटीना को हराया इन्होंने फाइनल में। ये पूछा था ना, ठीक है। और टोटल ये इनका 6th वर्ल्ड टाइटल है, ये लगातार तीसरा है, 22, 23, 25 में इन्होंने जीता है। बेल्जियम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है चाइना को हराकर। बाकी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो FIH जूनियर मेंस वर्ल्ड कप 2025 उसमें जर्मनी ने स्पेन को हराकर टाइटल जीता, 8वां टाइटल था, चेन्नई मदुरई में हुआ है ये, चेन्नई में और मदुरई में। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अर्जेंटीना को हराकर। दी चेराई चुंग फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट? चेराई चुंग महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए है आसाम। तो देखिए रॉयल बर्ड सेंचुरी है आसाम के मजूली में, यहाँ चेराई चुंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, दूसरी बार हुआ है ये। और आपको बता दें काफ़ी पुराना है ये रॉयल बर्ड सेंचुरी, एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है ये। तो यहाँ पर जो चेराई चुंग फेस्टिवल है इसकी शुरुआत की गई थी 1633 में होम किंग स्वर्गदेव प्रताप सिंह द्वारा। अच्छा, मजोली आप जानते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन साइंड लोन एग्रीमेंट्स वर्थ ओवर $2.2 बिलियन टू सपोर्ट 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स? भारत और किस वित्तीय संस्थान ने कई राज्यों में सक्रिय 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए $2.2 अरब से अधिक के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं $2.2 बिलियन से अधिक के, ताकि 5 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भारत में चल रहे हैं, स्किल से संबंधित, रिन्यूएबल से संबंधित, हेल्थ केयर, अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड से संबंधित अलग अलग राज्यों में सपोर्ट किया जा सके। तो प्रोजेक्ट है जैसे प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेबल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोग्राम, एक्सेलरेटिंग अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव रूफटॉप सोलर सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब प्रोग्राम, असम स्टेट ट्रेजरी हेल्थ केयर ऑगमेंटेशन प्रोग्राम, चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल एग्री बेस्ड लाइवलीहुड डेवलपमेंट इन मेघालय प्रोजेक्ट। What is the monthly fellowship amount provided under the Prime Minister Professorship?
प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप के तहत प्रदान की जाने वाली मासिक फेलोशिप राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2,50,000 रुपीज। तो जाने माने साइंटिस्ट हैं डॉक्टर किशोर एम पाकनीकर, फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में, डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग प्रोफेसर IIT मुंबई में। तो इन्हें प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप के लिए चुना गया है। जो ये प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप है इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। इकलौते नहीं है, औरों को भी मिला है, उनमें से एक ये भी है। तो ज़्यादातर न्यूज़ में इन्हीं का ही नाम चल रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन इन्हीं के नाम से बना है। COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे में इनको डिप्लॉय किया जाएगा 5 साल के लिए। तो टोटल 21 प्रोफेसर हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप के लिए चुना गया है। प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप एक नया नेशनल इनिशिएटिव है जिसका मकसद है इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना। जो भी हमारे देश के हाईली एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में डिप्लॉय करना ताकि रिसर्च आगे बढ़ सके अलग अलग जगह पर, उनकी मेंटरशिप मिल सके। तो प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप में फेलोशिप दी जाएगी 2,50,000 रुपये पर मंथ की। रिसर्च ग्रांट दी जाएगी 24 लाख रुपए पर एनम की, और 1 लाख रुपए पर एनम ओवरहेड दिया जाएगा 5 साल के लिए। According to the World Inequality Report 2026, what percentage of India's national income is captured by the top 10% of earners? विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा शीर्ष 10% आय अर्जित करने वालों के पास है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 58%। तो इनकम इनइक्वालिटी भारत में हाईएस्ट है, मतलब अमंग हाईएस्ट है वर्ल्ड में। जो जिन कंट्रीज में ज़्यादा है इनइक्वालिटी उनमें से एक भारत भी है। जो टॉप 10% अर्नर्स है ना हमारे देश में, जो कमाते हैं टॉप 10, हमारे देश का नेशनल इनकम का 58% तो उन्हीं के पास है, और जो बॉटम 50% है वो केवल 15% रिसीव करते हैं हमारी नेशनल इनकम का। ऐसा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में कहा गया है, जिसे कई सारे इकोनॉमिस्ट द्वारा एडिट किया गया है। इनके नाम देख सकते हैं। वेल्थ इनइक्वालिटी भारत में काफ़ी ज़्यादा है। रिचेस्ट 10% के पास 65% टोटल वेल्थ है, टॉप 1% के पास 40% वेल्थ है। एवरेज एनुअल इनकम पर कैपिटा 6,200 यूरोज है। एवरेज वेल्थ स्टैंड्स एट अबाउट 28,000 यूरोज। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, 15.7% है। ग्लोबल 10% के पास 3/4 ऑफ ऑल वेल्थ है अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। बॉटम 50 के पास केवल 2% वेल्थ है। टॉप 1 इन अ बिलियन 3% ग्लोबल वेल्थ है इनके पास। अच्छा, ये जो थर्ड रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तीसरा संस्करण है। इससे पहले 18 और 22 में भी आ चुका है, 2018-2022 में भी। व्हाट डज द टर्म मार्केट कैपिटलाइजेशन रेफर टू? बाजार पूंजीकरण शब्द से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी है टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट। तो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी ऑन द स्टॉक मार्केट पर आपकी कंपनी कितनी वैल्यू है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। और कैसे प्राप्त की जाती है किसी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन? जिसका करंट शेयर प्राइस है उसे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके। इंडिया की 10 मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 20.774 लाख करोड़ रुपए। HDFC बैंक दूसरे नंबर पर है, भारतीय एयरटेल तीसरे नंबर पर है, फिर टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज है चौथे नंबर पर, ICICI बैंक 5वें पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 पर है, इन्फोसिस 7th पर है, बजाज फाइनेंस 8 पर है, लार्सन टोब्रो 9 पर है, LIC 10वें पर है। Which state became the first in India to complete 100% digitization of its electoral roll under the Special Intensive Revision (SIR)? विशेष गहन संशोधन के तहत अपनी मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है राजस्थान। तो राजस्थान ने 100% डिजिटाइजेशन प्राप्त कर लिया है अपने इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के तहत, और पहला राज्य बना है इस तरह का काम करने वाला। देखिए कई बार आप देख रहे हैं कि चर्चा चली रही है कई टाइम से, खास करके बिहार इलेक्शन के टाइम से, जो SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ठीक है, तो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1952 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अधिकार प्राप्त है कि वो SIR कराता है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है SIR का? ठीक है, कि आप जो इलेक्टोरल रोल है आपका, मतलब जो मतदाता सूची होती है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आप करा सकें, कोई भी एलिजिबल वोटर वोट करने से ना छूटे, उसका नाम चढ़ जाए, और कोई भी जो इनएलिजिबल वोटर है वो इंक्लूड ना रहे, जो इनएलिजिबल है वो वोट ना दे। ठीक है, डेड पर्सन है, कोई शिफ्ट हो चुका है, एब्सेंटी वोटर है, उसका नाम एलिमिनेट करना। इससे पहले भी इंटेंसिव रिविजन हो चुके हैं 13 बार, देख सकते हैं आप।
Which country hosted the fourth annual Quad Humanitarian Assistance and Disaster Response Tabletop Exercise and Strategic Meeting? किस देश ने चौथे वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया टेबलटॉप अभ्यास और रणनीतिक बैठक की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने फोर्थ एनुअल क्वाड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स टेबलटॉप एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजिक मीटिंग होस्ट की है होनोलुलु हवाई में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्वाड मेंबर है जो कि। What rank did Bengaluru achieve in the Seville's Tech Cities 2025 Top 30? Seville's Tech Cities 2025 Top 30 रैंकिंग में बेंगलुरु ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन सी राइट आंसर है 16। तो देखिए हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप टेक सिटीज की, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क, ये टॉप टेक सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पर सैन फ्रांसिस्को, दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क। भारत की ओर से बेंगलुरु ने इसमें जगह बनाई है, बेंगलुरु की 16th रैंक है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये है सेविल्स टेक सिटीज 2025 टॉप 30 इंडेक्स। बेंगलुरु 16 नंबर पर है। बेंगलुरु को हम इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो टेक कंपनीज है उनका हेडक्वार्टर यहीं पर है। विच IIT hosted द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन? किस IIT ने भौतिकी शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है IIT रोपड़। तो IIT रोपड़ ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन को होस्ट किया है अपने कैंपस में IISER मोहाली और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के साथ मिलकर। 18 साल बाद भारत ने फिर से इसको होस्ट किया। इससे पहले 2005 में किया था जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल AI शो 2025? ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आबू धाबी। तो आबू धाबी ने ग्लोबल AI शो 2025 को होस्ट किया है। थीम रहा AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर। नेशनल प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसको सपोर्ट किया गया, साइबर सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इसको सपोर्ट किया गया। द जल शक्ति हैकाथॉन 2025 वाज लॉन्च्ड अलोंग विद विच डिजिटल प्लेटफॉर्म? जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का शुभारंभ किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत विन पोर्टल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल ने जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, ठीक है। भारत का जो टारगेट है वाटर विजन एट 2047 उसी से अलाइन है ये। और जो ये पोर्टल है ये नेशनल प्लेटफॉर्म भारत विन वाटर इनोवेशन नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। Which Bollywood actor was featured in the list of the 67 most stylish people of 2025 by the New York Times? न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शाहरुख खान। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, ये जो 66 मोस्ट स्टाइलिश पीपल ऑफ 2025 लिस्ट जारी की गई है न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा, इसमें इनको शामिल किया गया है। Who has been honored with the Global Humanitarian Award for Animal Welfare? पशु कल्याण के क्षेत्र में वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन भी है अनंत अंबानी। तो अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर सम्मानित किया गया है ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा। और ये यंगेस्ट और फर्स्ट एशियन बने जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है वाशिंगटन DC में। आप जानती हैं कि वनतारा इन्होंने एक सेटअप किया हुआ है जो कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। What is the name of Ethiopia's highest civilian honor awarded to Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया है। पहली बायलेटरल विजिट थी ये PM मोदी की इथियोपिया में और फर्स्ट ग्लोबल हेड ऑफ स्टेट हैं जिन्हें अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद के द्वारा। Which magazine named the architects of artificial intelligence as its person of the year? किस पत्रिका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक को अपना पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है टाइम। तो टाइम मैगजीन का जो पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025 है कोई सिंगल पर्सन नहीं है, बल्कि जो आर्किटेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उन सभी को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025 डिक्लेयर किया गया है। पिछले साल 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। इससे पहले 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप को किया गया था। और इस बार जो एनवीडिया के बॉस हैं जेनसेन हुआंग, मेटा के हेड हैं मार्क जुकरबर्ग, एक्स ओनर हैं एलन मस्क, ठीक है, और AI गॉड मदर फीफी लाई, इन सभी की फ़ोटो जो टाइम मैगजीन का कवर है उस पर लाई गई है। आप देख सकते हैं राइट साइड में।
विच इंडियन सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है लखनऊ। तो पहले भी डिक्लेयर किया था, हमने पहले ही पढ़ा था जब इसको डिक्लेयर किया था, पर अब ऑफिशियली इसको जो है डिक्लेयर किया गया है। तो लखनऊ को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। कब? हाल ही में 43rd सेशन हुआ है यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस का समरकंद उज्बेकिस्तान में, उस दौरान। तो लखनऊ अपने अवधी कुजन के लिए जाना जाता है, जैसे कबाब्स, बिरयानी, कोरमा, शीरमल। लखनऊ दूसरी इंडियन सिटी है हैदराबाद के बाद जिसे ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टैग दिया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को यूनेस्को द्वारा 2004 में स्टैब्लिश किया गया था और भारत में 9 सिटीज हैं इंक्लूडिंग लखनऊ जिन्हें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का टैग दिया गया है। व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है दिसंबर 18। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ये दिसंबर 18 को मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 18 दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था किससे संबंधित? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। 2025 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे का थीम है माइग्रेट स्टोरी, कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटी वॉज द थर्ड पूर्वोदय पर्सपेक्टिव्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तीसरा पूर्वोदय पर्सपेक्टिव्स अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है भुवनेश्वर। तो पूर्वोदय पर्सपेक्टिव्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थर्ड एडिशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है द एनर्जी फोरम के साथ मिलकर। इस थर्ड एडिशन का थीम रहा कनेक्टिंग इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर्स एंड साउथ ईस्ट एशिया थ्रू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 50 ईयर्स ऑफ BWC स्ट्रेंथनिंग बायो सिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ, इसे भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, क्योंकि 50th एनिवर्सरी है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन की। डॉक्टर मोहम्मद फताली प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? डॉक्टर मोहम्मद फताली ने किस देश के राजदूत के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है ईरान। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन्होंने 3 कंट्रीज के जो एनवॉयज हैं ईरान, ब्रूनेई दारुसलाम और माइक्रोनेशिया, इनके क्रेडेंशियल या परिचय पत्र एक्सेप्ट किए हैं राष्ट्रपति भवन में, यानी कि भारत में इनको अपॉइंट किया गया है। पहले हैं डॉक्टर मोहम्मद फताली, एम्बेसडर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के भारत में। सिटी अर्नी फरीजा हाजी मोहम्मद जैनी ये हाई कमिश्नर हैं ब्रूनेई दारुसलाम की। मिस्टर जॉन फ्रिट्स एम्बेसडर हैं फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया के। विच बॉलीवुड स्टार रिसीव द गोल्डन ग्लोब्स हॉरिजॉन अवार्ड? किस बॉलीवुड स्टार को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है आलिया भट्ट। तो बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट इन्हें गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 5th एडिशन के दौरान, जो कि जिद्दा सऊदी अरब में हुआ है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड? किस संस्थान ने भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे का एक इंक्यूबेटर है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, सीने जिसे बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है। तो इसने इंडिया का फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इसका नाम है वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड। टोटल कॉर्पस इसका 250 करोड़ रुपए का है और वो जो भी भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उन्हें सपोर्ट करने से ये संबंधित है। The initiative will focus on high-impact areas such as AI, advanced computing, manufacturing materials, space and defense technology, nuclear technology, climate tech and healthcare. Which organization successfully organized विज्ञानिका Science Literature Festival 2025? किस संगठन ने विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली, इन्होंने विज्ञान भारती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ मिलकर विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025 को ऑर्गेनाइज किया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 के हिस्से के रूप में ही। और इसका थीम रहा फ्रॉम फोकलोर टू फ्यूचर
एन इंडियन लिटरेरी एक्सप्लोरेशन। अच्छा, जो ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसका 11th एडिशन इस बार पंचकुला हरियाणा में हुआ है। थीम रहा विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। Which bank has been recognized as best bank in India at the Bank of the Year Awards 2025 Asia Pacific? बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट बैंक है भारत में, ऐसा बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक जो इसे मिला है उसके द्वारा बताया गया, द बैंकर मैगजीन द्वारा दिया गया, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स का एक पब्लिकेशन है। एमडी एंड सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा डॉक्टर देवदत्त चंद है। अच्छा, एक और करंट अफेयर देखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें सचिन तेंदुलकर इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, रिटेल प्रोडक्ट्स के बारे में इसमें इनको रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे होम लोन्स, कार लोन्स, एमएसएमई लोन्स, बीओबीडीजी उद्यम पर मिल जाएंगे सब। Which bank has been named Global Bank of the Year 2025 by The Banker? The Banker पत्रिका द्वारा किस बैंक को वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है डीबीएस। तो डीबीएस को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया है द बैंकर द्वारा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, सेम वही है। और तीसरी बार है जब डीबीएस को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इससे पहले 2018 और 2021 में भी इसे नामित किया गया है। अच्छा, डीबीएस को एशिया बैंकर ऑफ द ईयर, सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर एशिया और इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स, इनसे भी सम्मानित किया जा चुका है इससे पहले। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर्स है डीबीएस बैंक का। सीईओ इसके तान सू सान है। What is the maximum stake HDFC Bank has been approved to acquire in IndusInd Bank? HDFC बैंक को IndusInd बैंक में अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 9.5%। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर HDFC बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिल गई है कि IndusInd बैंक में 9.5% स्टेक ले सकता है, पहले 5% थे। एक और बैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने एक कॉर्पोरेट सैलरी प्रोग्राम लॉन्च किया है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो कि स्टार्टअप्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, अपने न्यू इकोनॉमिक ग्रुप के तहत। तो न्यू इकोनॉमिक ग्रुप ये किसका प्रोग्राम है? एक्सिस बैंक का, ये याद रखिएगा। उसमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड प्रिविलेज दी जा रही है, पर्सनलाइज लोन ऑप्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ केरला ग्रामीण बैंक तो स्ट्रीमलाइन कस्टमर कम्युनिकेशन वर्कफ्लोज? ग्राहक संचार कार्य प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए किस कंपनी ने केरल ग्रामीण बैंक के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन भी है फिनो। तो फिनो जो कि इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हब है, इसने अनाउंस किया है कि हमने केरल ग्रामीण बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म डिप्लॉय किया जा सके, जो भी कस्टमर कम्युनिकेशन वर्कफ्लो है वो आसानी से गवर्नेंस को किया जा सके। The platform will help Kerala Grameen Bank ensure timely and accurate delivery of customer messages at scale and manage all communication with better visibility, control and compliance। जैसे आप बैंकों के आपके पास मैसेज आते हैं ना, कि प्रमोशनल मैसेज हो या फिर आपके अकाउंट संबंधित हो, ई-केवाईसी संबंधित हो, तो इसी तरह के मैसेजेस ये फिनो एक इसको टेक्नोलॉजी देगा केरल ग्रामीण बैंक को, ये अपने ग्राहकों को फिर मैसेज कर सकता है। Which bank received approval from the Department of Financial Services for increase in the foreign investment limit from 49% to 74%? किस बैंक को वित्तीय सेवा विभाग से विदेशी निवेश सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की मंजूरी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रूवल मिल गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई जा सकती है बैंक में। 49% 8% है और बढ़ाकर 74% की जा सकती है। सितंबर एंड 2025 तक बात करें तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के 34.49% स्टेक है इस बैंक में। ई स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर्स भी नियुक्त किया है। विच बैंक पार्टनर्ड विद सैलरी से टू लॉन्च द लेवल अप क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने सैलरी से के साथ साझेदारी करके लेवल अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक ने एक फाइनेंशियल वेलबींग प्लेटफॉर्म है सैलरी से, इसके साथ मिलकर लेवल अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। अच्छा, एक और न्यूज़ देखेंगे। वृत्ति जो कि कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म का एक पार्ट है, इसने एफपीओ शक्ति लॉन्च किया है।
ठीक है, HSBC इंडिया के साथ मिलकर और फ्रेंड्स ऑफ विमेंस वर्ल्ड बैंक इंडिया द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है। Which former Indian cricketer has been honored with a stadium stand named after him at the Maharaja Yadavendra Singh International Cricket Stadium in Mullanpur, New Chandigarh? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मुल्लानपुर न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उनके नाम पर एक स्टैंड का नामकरण करके सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी युवराज सिंह। तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर, इन दोनों के ही नाम पर स्टेडियम में स्टैंड्स रखे गए हैं, मतलब इन दोनों के नाम पर स्टैंड्स के नाम रखे गए हैं स्टेडियम में। महाराजा युद्धवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि मुल्लानपुर न्यू चंडीगढ़ में है, नया स्टेडियम है। युवराज सिंह आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से 2019 में रिटायर हो चुके थे। 2000 में उन्होंने डेब्यू किया था। 40 टेस्ट, 304 ओडीआईज, 58 टी20 भारत के लिए खेले हैं। भारत ने जो टी20 वर्ल्ड कप जीता था सबसे पहली बार 2007 में, उसका हिस्सा थे। हरमनप्रीत कैप्टन है इंडिया की। हाल ही में वीमेंस वर्ल्ड कप इनकी अगुवाई में भारत द्वारा जीता गया है नवंबर में। Who has become the first woman officer to pass out from the Indian Military Academy, देहरादून? देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तीर्ण होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए है साई यादव। साई यादव 23 साल की, इन्होंने इतिहास रच दिया। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुई है। 93 साल का वेट करना पड़ा जब कोई महिला यहाँ से पास आउट हुई हो। एकेडमी की स्थापना 1932 में हुई थी और 17,000 ऑफिसर अब तक पास आउट हो चुके हैं, पर कोई भी उनमें महिला नहीं थी। तो पहली बार साई यादव इसमें आई है। साई को लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन किया गया है टेरिटोरियल आर्मी में। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है आईएमए से जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया है। The joint military exercise Desert Cyclone II is conducted between India and which country? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन II आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। आपको जानना चाहिए कि इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो भारतीय सेना का दल है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के लिए निकल चुका है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में इंडिया यूए के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, इसका सेकेंड एडिशन होने वाला है अबू धाबी में। भारत की ओर से 45% में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खास करके जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसके सोल्जर्स। हु इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब recognized by Time Magazine as 2025 CEO of the Year? टाइम मैगजीन द्वारा 2025 के CEO ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किए गए YouTube के CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है नील मोहन। आपको जानना चाहिए कि टाइम मैगजीन ने नील मोहन जो कि CEO हैं गूगल के स्वामित्व वाली YouTube के, इन्हें 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है। मिस्टर मोहन ने YouTube CEO का पद संभाला 2023 में। इनसे पहले सुशांत वोशिक्सी थे इस पद पर, और 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी थे और काफ़ी अहम रोल इन्होंने प्ले किया है यूट्यूब की ग्रोथ में, जैसे यूट्यूब टीवी, यूट्यूब म्यूजिक, प्रीमियम एंड शॉर्ट्स लाने में। Which Indian film has been shortlisted for the 98th Academy Awards in the Best International Feature Film category? 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है होम बाउंड। आपको जानना चाहिए इंडियन मूवी होम बाउंड जिसे डायरेक्ट किया है नीरज गायवान द्वारा, इसे 98th एकेडमी अवार्ड जिसे हम ऑस्कर्स भी कहते हैं, इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। होम बाउंड फिल्म को प्रोड्यूस किया है करण जौहर द्वारा और इसमें ईशान खट्टर, विशाल जेतवा, जानवी कपूर लीड रोल में है और भी 15 मूवीज हैं जिन्हें इस कैटेगरी में चुना गया है और एक फाइनल लिस्ट अभी निकल कर आएगी 22 जनवरी 2026 को, फिर उनमें कंपटीशन होगा कौन जीतेगा। और ये जो अवार्ड्स हैं 98th एकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर्स, ये इनके सेरेमनी 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। Who won the gold medal for India in the 25-meter pistol event at the ISSF World Cup Final 2025 in Doha? दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सिमरनप्रीत कौर। तो इंडियन शूटर्स ने अपना कैंपेन एंड किया है ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 दोहा में 6 मेडल्स के साथ, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत
मेडल टैली में दूसरे नंबर पर आए 28 मेडल्स के साथ, जिसमें 11 गोल्ड है, 9 सिल्वर है, 8 ब्रॉन्ज है। चाइना पहले पोजीशन पर रहा है। अब ये 28 मेडल्स कैसे आए? क्योंकि पूरे साल भर अलग अलग जगह पर ये ISSF वर्ल्ड कप चलता रहा, केवल दोहा में ही नहीं हुआ, और जगह भी इसकी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जैसे सेशन के हिसाब से। ठीक है, अगस्त में कहीं और हुआ, फिर अक्टूबर में कहीं हुआ, इस तरह से। Tata Advanced Systems and Lockheed Martin will build a new maintenance, repair, and overhaul hub for the C-130J Super Hercules aircraft in which city? Tata Advanced Systems और Lockheed Martin C-130J Super Hercules विमान के लिए एक नया रखरखाव, मरम्मत और ओवरहोल केंद्र किस शहर में बनाएंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। टाटा एडवांस सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन, ये दोनों ही बेंगलुरु में मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहोल हब बिल्ड करने वाले हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए, और 2026 के अंत तक ही कंप्लीट भी हो जाएगा, और 2027 की शुरुआत में अपना ऑपरेशन भी शुरू कर देगा। और इस तरह की पहली फैसिलिटी होगी जो US या यूरोप के बाहर है किसी देश में। और भी ज़्यादा C-130J भारत सप्लाई कर पाएगा IAF को। Simon Tata, who passed away at the age of 95, is best known for building which cosmetic brand? सिमोन टाटा, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस कॉस्मेटिक ब्रांड की स्थापना के लिए जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, लैक्मे। तो रतन टाटा की स्टेप मदर है ये सिमोन टाटा। 95 की उम्र में इनका निधन हो गया है। और कॉस्मेटिक्स ब्रांड लैक्मे और ट्रेंड लिमिटेड, इन दोनों की स्थापना में इनकी अहम भूमिका रही है। और ऑब्ituaries देख लेते हैं। जाने माने सोशलिस्ट लीडर बाबा आदम, इनका भी 95 की एज में निधन हो गया है पुणे में। सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं महाराष्ट्र में, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की, राइट्स ऑफ लेबरर्स के लिए उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, वेस्ट स्पीकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी। हाल ही बंगाली एक्टर कल्याण चटर्जी का निधन हो गया 81 की एज में। जाने माने आर्किटेक्ट फ्रैंक गेरी, इनका भी निधन हो गया है 96 की एज में। टॉम स्टॉपर्ड, ये ब्रिटिश प्ले राइटर और ऑस्कर विनिंग स्क्रीन राइटर रहे हैं शेक्सपियर इन लव की, इनका निधन हो गया है 88 की एज में। Who has been re-elected as the president of the National Rifle Association of India? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कालिकेश नारायण सिंह देव। कालिकेश नारायण सिंह देव, इन्हें री-इलेक्ट किया गया है फुल 4-ईयर टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन मोहाली पंजाब में हुआ है। आपको बता दें, जो ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हमारे जो फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, श्री जी मावलंकर, इनके द्वारा की गई थी, और यही पहले प्रेसिडेंट भी थे इनके। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। विच रेगुलेटरी बॉडी लॉन्च द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, परवा? किस नियामक निकाय ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, परवा, की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेबी। देखिए, इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी लॉन्च की है, जो कि एक नया वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है, ताकि जो पास्ट परफॉर्मेंस क्लेम की गई है रेगुलेटेड मार्केट एंटरप्राइजेस द्वारा, उनको वेरीफाई किया जा सके, ऑथेंटिकेट किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और केयर एज रेटिंग्स के साथ मिलकर। देखिए, कई तरह के दावे किए जाते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इस तरह की रही है, किसी म्यूचुअल फंड की मान लीजिए या फिर किसी कंपनी की मान लीजिए, तो इन्वेस्टर उस बातों में आ जाता है। ठीक है, तो वो उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देख सकता है इस पोर्टल के जरिए, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी के जरिए। अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, Parva will function through a two-tier structure involving a SEBI-registered credit rating agency serving as the Parva and recognized stock exchange acting as a Parva data center. SEBI के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे। Which international organization committed about $50 million to GFCL EV Products Limited to build India's first fully integrated battery materials facility at Jolwa in Gujarat? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुजरात के जोलवा में भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत बैटरी सामग्री सुविधा के निर्माण के लिए GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में लगभग $50 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लगभग $50 मिलियन की प्रतिबद्धता जताई है GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में।
जो कि सब्सिडरी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड की, ताकि इंडिया का फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड बैटरी मटेरियल्स फैसिलिटी बनाई जा सके जोलवा बहरूच गुजरात में। आईएफसी की बात कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर्स का वाशिंगटन डीसी में है। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में। विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन? किस कंपनी ने भारत का पहला 3D सब सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन है जेनेसिस। तो जेनेसिस इंटरनेशनल ने इंडिया का फर्स्ट 3D सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, और इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है 17.38 करोड़ रुपीस की, और ब्यूरो वेरिटास को ये प्रोजेक्ट दिया गया है। मतलब जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है उसको यूज अब ब्यूरो वेरिटास करेगा। और इंडिया का फर्स्ट 3D ग्राउंड पेनिट्रेटिंग डाटा सर्वे है इसमें। समझ रहे हैं आप क्या मतलब हुआ इसका? फर्स्ट 3D सब सरफेस मैपिंग सॉल्यूशन, यानी कि अंडरग्राउंड भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या है बिना खोदे। जैसे कोई रोड है, उसके नीचे वाटर पाइपलाइन है या फिर गैस पाइपलाइन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसके नीचे पता लगा सकते हैं कहाँ को जा रही है, कैसे जा रही है, बिना खोदे। ठीक है, तो इस तरह से रेडार जब उसमें नीचे टकराती है तो वो ऊपर फिर मैपिंग भेजती रहती है, सिग्नल भेजती रहती है। उस पैटर्न को फॉलो करना है तो पता चल जाता है कि नीचे किस डायरेक्शन में क्या जा रहा है। On which date did Shark Markets for the first Charter Day in 2025? शार्क में 2025 मना 41वां चार्टर दिवस कब मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 2025 को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क इसने अपना 41st चार्टर डे सेलिब्रेट किया है। इस दिन सार्क की स्थापना हुई थी। शार्क का कंसेप्ट 1980 में बांग्लादेश के तब के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि शार्क की स्थापना किसकी ब्रेन चाइल्ड है? तो पाकिस्तान के तब के प्रेसिडेंट बांग्लादेश के तब के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान का। अच्छा, सार्क ऑफिशियली स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में। साउथ फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका एंड फिर उसके बाद भूटान बना 2007 में। सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में। अब तो बिल्कुल डेड है ये सार्क, क्योंकि इसकी अपना कोई मीटिंग होती है, क्योंकि भारत इससे पीछे हट गया पाकिस्तान की वजह से, है ना। अब भारत जो है 1 to 1 कंट्रीज के साथ आगे बढ़ता है, जैसे बांग्लादेश के अपने साथ, भूटान के साथ 1 to 1, मालदीव के साथ 1 to 1, इस तरह से। दूसरे इसमें साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया भी पूछा जाता है। साफ्ता की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी और 2006 से लागू हुआ। द इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेट अप इन विच इंडियन स्टेट? भारत ताइवान औद्योगिक पार्क किस भारतीय राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कर्नाटक। तो एलिजेंस इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ताइवान से, इन्होंने इंडिया ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया है कर्नाटक में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। Who was awarded the Geddes Gavel Award at the Australian Defence College? ऑस्ट्रेलिया रक्षा महाविद्यालय में गेडेस गेवल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है कर्नल प्रतीक रॉय। कर्नल प्रतीक रॉय इंडियन आर्मी से इन्हें गेडेस गेवल अवार्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडीज कोर्स कंप्लीट किया है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में। Which Japanese company has signed its first long-term LNG export deal with India's Torrent Power? किस जापानी कंपनी ने भारत की टोरेंट पावर के साथ अपना पहला दीर्घकालिक एलएनजी निर्यात समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन है जेरा। तो जापान की एक टॉप की पावर जनरेटर कंपनी है जेरा, इसने अपना फर्स्ट लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट डील साइन किया है इंडिया के टोरेंट पावर के साथ, ताकि 4 एलएनजी कार्गोज डिलीवर किए जा सकें एनुअली 10 साल तक के लिए। 2027 से शुरू होगा। India's first combat training node will be set up by Jen Technologies at मोह मध्य प्रदेश। भारत का पहला युद्ध प्रशिक्षण केंद्र जैन टेक्नोलॉजीज द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है मोह मध्य प्रदेश। जैन टेक्नोलॉजीज को एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 120 करोड़ रुपए की लागत का। इसके तहत इंडिया का फर्स्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग नोड बनाया जाएगा इन्फेंट्री स्कूल मोह मध्य प्रदेश में। मकसद क्या रहेगा? टू प्रोवाइड एडवांस रियलिस्टिक लाइव वर्चुअल कंस्ट्रक्टिव ट्रेनिंग फॉर इन्फेंट्री ऑन मार्कमैनशिप, अर्बन कॉम्बैट, काउंटर ड्रोन एंड मिशन कमांड यूजिंग 60+ simulators. What is the name of the joint venture formed by India and Israel for crop protection technologies
फसल संरक्षण प्रौद्योगिकी के लिए भारत और इसराइल द्वारा गठित संयुक्त उद्यम का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सेमियोफोर लिमिटेड। भारत और इसराइल ने एग्रीकल्चर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया और एक नया जॉइंट वेंचर स्थापित करने की घोषणा की है ताकि क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजीज को अप्लाई किया जा सके। तो न्यू दिल्ली में एक इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान किया गया। एटीजीसी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की ओर से और लग्जमबर्ग इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसराइल की ओर से इन्होंने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत ये सेमियोफ्लोर लिमिटेड नाम के जॉइंट वेंचर को स्थापित करेंगे 50-50 पार्टनरशिप के तहत। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड अ 5 mm thick tabletop red marking on National Highway NH45 in which state to improve road safety and protect wildlife। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग NH45 पर सड़क सुरक्षा में सुधार और वन्य जीव संरक्षण के लिए 5 mm मोटी टेबल टॉप रेड मार्किंग शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ये देख रहे हैं आप, ये नेशनल हाईवे है, रेड मार्किंग की हुई है इसमें, ताकि ड्राइवर सतर्क रहें, धीरे चलें और जो वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षित रहें, जैसे कोई क्रॉस कर रहा है उसको मार करना चले जाए। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने 5 mm थिक टेबल टॉप रेड मार्किंग की है 2 किलोमीटर के रोड में भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे NH45 मध्य प्रदेश में, ताकि रोड सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो इनिशिएटिव है, ये जो स्ट्रेच है ना पूरा, ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये पूरा जो आप देख रहे हैं, इसके बीच से जा रहा है नेशनल हाईवे। तो पहली बार भारत में इस तरह की मार्किंग की गई है। लिखा भी है लार्ज रेड कलर्ड रोड ब्लॉक्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन द रोड टू हेल्प ड्राइवर्स अंडरस्टैंड दिस एरिया एंड रिड्यूस देयर स्पीड फॉर द सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है झारखंड। आपको जानना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का टाइटल झारखंड ने जीता है। इन्होंने फाइनल में हरियाणा को हराया 69 रन से, और ये पहली बार है जब झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल जीता है। कहाँ पर खेला गया फाइनल? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में। आपको बता दें जो 2025-26 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये 18th एडिशन था इस कंपटीशन का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 टूर्नामेंट है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है अनुकूल रॉय झारखंड से। मोस्ट रन्स ईशान किशन ने बनाए हैं झारखंड से, झारखंड के कैप्टन थे, 507 रन। मोस्ट विकेट्स अशोक शर्मा ने लिए हैं झारखंड से, राजस्थान से 22 विकेट्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो भी रणजी ट्रॉफी की टीम्स होते हैं उनके बीच में खेला जाता है। 2006-07 में पहली बार खेला गया था, तमिलनाडु ने जीता था, और तमिलनाडु ही सबसे सक्सेसफुल टीम है इस टूर्नामेंट की, 3 बार जीत चुके हैं टाइटल। विच टीम वॉन फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पेरिस सेंट जर्मेन। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्लेमेंगो को 2-1 से पेनल्टीज में हराकर फीफा का इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है अहमद बिन अली स्टेडियम अल रयान कतर में। और ये 6th मेजर ट्रॉफी है इस साल जो PSG ने जीती है, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीती है। इससे पहले ये लीग 1, कूप डे फ्रांस, ट्रॉफी डेस चैंपियंस, UEFA चैंपियंस लीग, UEFA सुपर लीग टाइटल भी जीत चुके हैं। राम वंजी सुतार who passed away recently is best known for designing which of the following? हाल ही में दिवंगत हुए राम वंजी सुतार को निम्नलिखित से किस डिजाइन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, या ये किस डिजाइन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जाने माने स्कल्प्टर हैं राम वंजी सुतार, और इनका निधन हो गया है। वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, उसको डिज़ाइन इन्होंने ही किया हुआ है। और भी कई सारे डिज़ाइन इन्होंने किए हैं, जैसे महात्मा गांधी जो मेडिटेटिंग पोज में एक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के प्राइम प्रीमाइसेस में, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। छत्रपति शिवाजी हॉर्स को राइड कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही इनका भी स्टैचू है, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। कैंपेगौड़ा स्टैचू है 33 मीटर टॉल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्हें 1999 में, पद्म भूषण से 2016 में, और हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। एक और ऑब्ituary देख लेते हैं। राम जन्मभूमि मूवमेंट के लीडर और फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी MP राम विलास वेदांत, इनका भी निधन हो गया है मध्य प्रदेश में 67 की एज में। जगदम्बिका पाल शेयर द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन
of the Year award with whom at Lokmat Parliamentary Awards 2025? लोकमत संसदीय पुरस्कार 2025 में जगदम्बिका पाल ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसी साथ साझा किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है संजय सिंह। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स अक्रॉस पार्टीज को सम्मानित किया गया है लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स 2025 में न्यू दिल्ली में, और 6th एडिशन था ये इन अवार्ड्स का। लोकमत मीडिया ग्रुप द्वारा इन अवार्ड्स को 2017 में इंस्टीट्यूट किया गया था। बीजेपी की जगदम्बिका पाल जो कि लोकसभा के सदस्य हैं, इन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इन्हीं के साथ संजय सिंह जो कि आप पार्टी से हैं, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। राज्यसभा में सांसद है संजय सिंह। राज्यसभा मेंबर डोला सेन टीएमसी से, इन्हें बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। साथ ही संगीता कुमारी सिंहदेव बीजेपी लोकसभा, इन्हें भी यही अवार्ड दिया गया है। इकरा चौधरी, इन्हें बेस्ट डेप्यूटेंट वुमेन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं नॉमिनेटेड एमपी सुधा मूर्ति को भी इस सम्मान के लिए चुना गया है राज्यसभा से। फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह, इन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। डीएमके के लोकसभा एमपी टीआर बालू, इन्हें भी सेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। फॉर्मर यूनिवर्सिटी प्रफुल्ल पटेल इस जूरी के अध्यक्ष थे जिन्होंने ये नाम सभी चुने हैं अवार्ड्स के लिए। अंडर मनरेगा 100 days of guaranteed employment are provided in a financial year. The VBG Ramji bill increased the employment guarantee to how many days? मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है। VBG रामजी विधेयक रोजगार गारंटी को बढ़ाकर कितने दिन कर देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 125 डेज। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को ये रिप्लेस कर रहा है। मनरेगा के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है। ठीक है, जो भी किसी फैमिली के एडल्ट मेंबर्स हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क उनको दिया जाता है जिसके लिए किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। और जो ये वीबी राम जी बिल है, इसमें इस 100 डेज को बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। ठीक है, मनरेगा के तहत अगर किसी पर्सन को वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता 15 दिन के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर अलाउंस देती है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है। बिल में भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एडवांस में 60 दिन का पीरियड अनाउंस करेगी जब वर्क अवेलेबल नहीं रहेगा। और जो ये बिल है, इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन्स, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम, ये सब भी फीचर ऐड किए गए हैं। मनरेगा तहत जो ग्राम पंचायतें रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एरिया में। और जो ये वीबी राम जी बिल है, इसमें भी सेम रखा गया है। 4 थीमेटिक डोमेन्स रहने वाले हैं इन कामों के: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और इन प्लान्स को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट किया गया है। बाकी फिर मनरेगा के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंटायर कॉस्ट ऑफ वेजेस प्रोवाइड कराती है इस अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए, अप टू 3/4 ऑफ द मेटेरियल कॉस्ट एंड शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। स्टेट गवर्नमेंट 1/4 ऑफ मेटेरियल कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराती है, अगर वेज पेमेंट में डिले हो तो कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है। तो इस बिल में क्या कर रखा गया है, अब इस स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि फंडिंग पैटर्न रहेगा 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में 90-10 का रेशियो रहने वाला है। मनरेगा एस्टेब्लिशेस काउंसिल्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स टू अंडरटेक इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, और इस बिल में भी सेम प्रोविजन रहने वाले हैं। द सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल्स 2025 was passed in parliament. The bill proposes to increase the FDI limit in Indian insurance companies to what level? सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया है। यह विधेयक भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को किस स्तर तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 100%। तो सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल्स 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। और ये इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 को अमेंड करता है, इनमें संशोधन करता है। तो अब जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है, इनमें FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। साथ ही जो नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट है फॉरेन एंटिटीज के लिए जो कि री इंश्योरेंस बिजनेस में लिप्त हैं भारत में, वो भी 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए घटा दिया गया है ताकि इजी रहे।
साथ ही जो इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी डेफिनेशन को भी अमेंड किया गया है, और जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, उसको हटा दिया गया है। पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन प्रोडक्शन फंड भी स्थापित किया जाएगा। अंडर द 1938 एक्ट, a public company in the insurance business allowed to register the transfer of its share only after approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India। ठीक है, और इस बिल में जो है ना, ये 5% पेड अप शेयर कैपिटल कर दिया गया है। पहले कितना था ये? 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025? निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 द्वारा कितने अधिनियम निरस्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है 71। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 को पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में, और इस बिल के जरिए 71 एक्ट्स को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, और ऑब्सोलीट एक्ट थे, इनका कोई यूज नहीं हो रहा था। साथ ही 4 एक्ट्स को अमेंड भी किया गया है, जैसे जनरल क्लॉज एक्ट 1897, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909, और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। Under the 2010 Act, the maximum liability for a nuclear reactor with thermal power capacity of 10 megawatt or above was 1500 crore rupees. Under the new, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, Shanti Bill 2025, the operator's liability limit ranges between 2010 के अधिनियम के तहत 10 मेगावाट या उससे अधिक की तापीय ऊर्जा क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर के लिए अधिकतम देयता 1500 करोड़ रुपए थी। नए भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 तहत संचालक की देयता सीमा 100 करोड़ से 3000 करोड़ के बीच में है। तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। ये बिल एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस करता है। तो बिल में एटॉमिक एनर्जी ट्रेजर एडवाइजरी काउंसिल को भी स्थापित करने की बात कही गई है। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन है वो इस काउंसिल को चेयर करेंगे। साथ ही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को भी स्थापित किया जाएगा। और पहले 1500 रुपये की मैक्सिमम लायबिलिटी हुआ करती थी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जिनके थर्मल पावर कैपेसिटी 10 मेगावाट या उससे अधिक है। ठीक है, लेकिन अब 100 करोड़ से 3000 करोड़ रुपये के बीच में है, पावर कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा। द इंडियन आर्मी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 515 आर्मी बेस वर्कशॉप सिकंदराबाद फॉर विच पर्पस? भारतीय सेना ने सिकंदराबाद स्थित 515 आर्मी बेस वर्कशॉप के साथ किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है फास्ट ट्रैकिंग इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज। इंडियन आर्मी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 515 आर्मी बेस वर्कशॉप सिकंदराबाद के साथ, ताकि जो इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं लैंड सिस्टम के लिए उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। Who has been appointed as the managing director and CEO of Airtel India? एयरटेल इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है शाश्वत शर्मा। तो भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है एयरटेल इंडिया का। ठीक है, और फिलहाल ये अब CEO डेजिग्नेट बन चुके हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल रहने वाला है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेवा? किस राज्य सरकार ने खेल पहल प्रोजेक्ट महादेवा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट महादेवा, और इसकी शुरुआत वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में की है जब ग्लोबल फुटबॉल आइकन लायनल मेसी वहां मौजूद थे। फॉर्मर अर्जेंटाइन प्लेयर्स लुइस सुआरेज एंड रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे। भारत सचिन तेंदुलकर भी थे। सुनील छेत्री जो कि इंडियन फुटबॉल रहे हैं, और फुटबॉल टीम के कैप्टन प्रेजेंट टाइम में राहुल पिके, ये सब मौजूद थे। प्रोजेक्ट महादेव एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। राज्य में जो फुटबॉल टैलेंट है उसको पहचानने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अंडर 13 ईयर्स ऑफ एज के लिए है, ताकि हाई क्वालिटी फुटबॉल प्लेयर्स डेवलप किए जा सकें राज्य में। इन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉरेन कोचेस से। व्हाट इज ध्रुव 64? ध्रुव 64 क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर। तो भारत ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमने ध्रुव 64 लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है जिसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, MDP प्रोग्राम के तहत। माइक्रो प्रोसेसर आप जानते होंगे
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल इक्विपमेंट, डिफेंस सिस्टम्स, सैटेलाइट, इनके ब्रेन आप कह सकते हैं एक तरह से। भारत ने कई सारे इंडिजिनस प्रोसेसर्स बनाए हुए हैं, जैसे शक्ति, अजीत, विक्रम, तेजस और अब थ्रू 64 एक काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया RISC-V प्रोग्राम भी लॉन्च किया था ताकि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सिस्टम में भारत एक ग्लोबल लीडर बन सके। हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2025? 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उस्मान डेम्बेले। तो बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स हाल ही में अनाउंस किए गए हैं फीफा द्वारा। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2025 रहे हैं उस्मान डेम्बेले, पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं, फ्रांस से हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2025 एताना बोनमाटी, बार्सिलोना, स्पेन। बेस्ट फीफा मेंस कोच 2025 लुइस एनरिक, PSG से ही। बेस्ट फीफा वुमेन्स कोच 2025 सेरिना विकमैन। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर 2025 जियानलुइगी दोनारुमा। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर 2025 हाना हैम्पटन। द फीफा फेयर प्ले अवार्ड 2025 डॉक्टर एंड्रियस हार्लास न्यूकी। फीफा पुस्कास अवार्ड 2025 दिया गया है सेंटियागो मॉन्टियल को बेस्ट गोल के लिए। फीफा मार्टा अवार्ड 2025 दिया गया है लिस्बेथ ओवेल को टॉप विमेंस गोल। ब्रिज समिट 2025 कंक्लूडेड इन विच सिटी? ब्रिज समिट 2025 का समापन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अबू धाबी। तो ब्रिज समिट 2025 जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट है, ये अबू धाबी UAE में कंक्लूड हुआ है। और एक्टर प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा, फिल्म OTT प्रोड्यूसर मोनिसा आडवाणी, ये उन सभी लोगों में थे जिन्होंने भारत का जो फुटप्रिंट है इस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में रिप्रेजेंट किया भारत को। व्हेन इज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 21 दिसंबर। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको ऑब्जर्व किया हुआ है और विंटर सोल्स्टाइस के दौरान इसको मनाया जाता है 21 तारीख को। ऑफिशियली इसको 2024 में डेजिग्नेट किया गया था, भारत को स्पॉन्सर था। और दिसंबर 21 आप जानती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर सोल्स्टाइस होता है। अच्छा, एक और डे देखें हम 21 दिसंबर को ही वर्ल्ड बास्केटबॉल डे भी 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 2023 में इसको स्थापित किया गया था इस डे को। 1891 में शुरुआत हुई थी बास्केटबॉल गेम की। जेम्स नाइस्मिथ को इन्वेंटर माना जाता है बास्केटबॉल का। Who has been selected for the IFFCO साहित्य सम्मान 2025? IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मैत्रेयी पुष्पा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इन्हें IFFCO साहित्य सम्मान 2025 इन्होंने IFFCO साहित्य सम्मान 2025 और IFFCO युवा साहित्य सम्मान 2025 अनाउंस किए हैं। जाने मानी हिंदी राइटर नॉवलिस्ट मैत्रेयी पुष्पा, इन्हें IFFCO साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। वहीं अंकिता जैन को IFFCO युवा साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है इनकी बुक और एक किसन के लिए। IFFCO साहित्य सम्मान में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। IFFCO युवा साहित्य सम्मान में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। Which award did the Indian team Photonics Odyssey win at NASA's Space Apps Challenge 2025? नासा की स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में भारतीय टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने कौन सा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड। देखिए, इंडियन टीम का एक सैटेलाइट इंटरनेट कंसेप्ट था, इसे विनर घोषित किया गया है नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज में। चेन्नई बेस्ड टीम थी ये फोटोनिक्स ओडिसी। इन्होंने एक सोवरेन फेज्ड एरे सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रपोज किया था ताकि ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके रिमोट रीजन में, और मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड इन्होंने जीता है। Which organization has been conferred the IEEE SA Corporate Award 2025? किस संगठन को IEEE SA Corporate Award 2025 सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, C.। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. इसे IEEE SA Corporate Award 2025 सम्मानित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन में कंट्रीब्यूशन के लिए। C. फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत से जिसे सम्मान दिया गया है, और पूरे वर्ल्ड में केवल 5th एजेंसी है जिसे सम्मान दिया गया है। IEEE की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसकी शुरुआत 1884 में हुई थी। वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंजीनियर से संबंधित है।
Prashant Veer and Karthik Sharma created a record at the IPL 2026 auction for being most expensive uncapped Indian players. प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने आईपीएल 2026 में क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, अनकैप्ड मतलब जिन्हें अब तक भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला हो नेशनल टीम में। प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश से आते हैं, कार्तिक शर्मा राजस्थान से आते हैं। ये मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड इंडियन प्लेयर रहे हैं अब तक जो आईपीएल ऑक्शन में खरीदे गए हैं। चेन्नई सुपर किंग ने 14.2 करोड़ रुपए में इन दोनों को ही खरीदा है। आईपीएल 2026 ऑक्शन जो कि अबू धाबी में हुआ है। प्रीवियस रिकॉर्ड आवेश खान के नाम था, लक्ष्मण सुपर जायंट ने इन्हें खरीदा 2022 में 10 करोड़ में। Which actress won Best Actor Female Web Original Film for the film Mrs. at the 6th Filmfare OTT Awards? छठे फिल्मफेयर OTT अवार्ड्स में फिल्म मिसेस के लिए किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला वेब ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सानिया मल्होत्रा। तो 6th एडिशन ऑफ फिल्मफेयर OTT अवार्ड्स संपन्न हुआ है मुंबई में। ये सभी कैटेगरी हैं। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल गर्ल्स बेबी गर्ल्स को गया है। बेस्ट डायरेक्टर आप देख सकते हैं, बेस्ट एक्टर सानिया मल्होत्रा फीमेल, बेस्ट एक्टर मेल विक्रांत मैसी सेक्टर 36 के लिए। तो ओटीटी में जो आती हैं उन सब के लिए है ये फिल्म कैटेगरी और ये सीरीज कैटेगरी है। जैसे बेस्ट सीरीज पाताल लोक सीजन 2 है, बेस्ट एक्टर जयदीप अहलावत हैं, ठीक है, और फीमेल में बेस्ट एक्टर मोनिका पवार है खौफ के लिए। ये सब देख सकते हैं आप। Which prestigious civilian honor was conferred on Prime Minister Narendra Modi by the Sultanate of Oman? ओमान सल्तनत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ऑर्डर ऑफ ओमान। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के द्वारा। दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल टाइज हैं उनको और इम्प्रूव करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे, इससे पहले जॉर्डन भी गए थे और यूथोपिया भी गए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किन 3 देशों के दौरे पर थे? तो जॉर्डन, यूथोपिया और ओमान। आपको बता दें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 28 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स मिल चुके हैं फॉरेन नेशन से और ऑर्डर ऑफ ओमान भी इसमें अब ऐड हो चुका है। इससे पहले हाल ही में यूथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान ऑफ यूथोपिया दिया गया। कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भी दिया गया। और आपको बता दें भारत और ओमान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसकी 70th एनिवर्सरी भी इस साल मनाई जा रही है। इंडिया और ओमान के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है जिसके जरिए ओमान भारत को ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराएगा 98.08% ऑफ इट्स टैरिफ लाइंस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि ओमान जो हमारे 98.08% जो प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, मान लीजिए कि 100 में से 98 प्रोडक्ट पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा, कोई टैक्स नहीं लगाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा, ठीक है, ये मतलब हुआ। और बदले में भारत क्या करेगा? भारत 77.79% जो टोटल टैरिफ लाइन है, यानी कि 100 में से 77 प्रोजेक्ट जो ओमान से भारत में आता है उन पर टैक्स नहीं लगाएगा। Where was the second WHO Global Summit on Traditional Medicine held? विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर JP नड्डा द्वारा सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को इनॉग्रेट किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर प्रताप राज यादव भी मौजूद रहे। इस समिट का थीम रहा रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। आपको बता दें ये समिट जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर हैदराबाद में है। डायरेक्टर जनरल WHO के हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी बनाई हुई है 2025-2034 के बीच में। अच्छा, ये तो हमने बात की सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की। जो फर्स्ट समिट हुई थी इस तरह की, ये भी भारत में ही हुई थी, गांधीनगर गुजरात में साल 2023 में। To operate MS-60R helicopters, which Indian Naval Air Squadron was commissioned at INS Hansa, Goa? MH-60R हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए गोवा स्थित INS हंसा में किस भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना वायु स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है INAS 335।
INAS-335 द ऑस्प्रेस, ये सेकंड इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन है जो कि MS-60R हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करेगी और इसे कमीशन किया गया है INS हंसा गोवा में। और इस मौके पर एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है ये भी मौजूद रहे। MS-60R क्या है? एक ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबल हेलीकॉप्टर है। एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सर्विस वारफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैल्यूएशन, वर्टिकल रिप्लेसमेंट के लिए बनाया गया है। The Indian Navy commissioned DSC-820, first of the five diving support craft built indigenously by Titagarh Rail System Limited during a ceremony held at Naval Base Kochi. भारतीय नौसेना ने कोची नौसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह के दौरान स्वदेशी रूप से तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट में से पहले DSC-820 को कमीशन किया है। देखिए DSC-820 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बना रहा है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, उनमें से पहला है DSC-820। तो इसको इंडियन नेवी ने हाल ही में कमीशन किया है नेवल बेस कोची में। ठीक है, तो 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट बनाने की एक डील हुई थी 2021 में, साइन हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और तीतागढ़ के बीच में। DSC-820 इसमें बता दें ये एक कैटामैरन हल शिप है और 390 टन का डिस्प्लेसमेंट ये देती है। What is the total amount of penalty imposed on Kotak Mahindra Bank Limited by RBI? RBI द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए जुर्माने की कुल राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 61.95 लाख रुपीस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 61.95 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है कोटक महिंद्रा बैंक की, क्योंकि इसने कुछ आरबीआई के जो टर्म्स हैं उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया, जैसे एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, बेसिक सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन ऑफ बिजनेस कॉरस्पोंडेंस, तो इनका अनुपालन नहीं किया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स मुंबई में, इसके सीईओ अशोक वासवानी है। हाउ मेनी न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स वर रिसेंटली एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस? हाल ही में कितने नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 8। एक तो होते हैं सूचना आयुक्त, एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। तो मुख्य सूचना आयुक्त तो एक ही होते हैं, लेकिन सूचना आयुक्त कई सारे हो सकते हैं। तो राजकुमार गोयल ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने, मुख्य सूचना आयुक्त बने हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। और ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो पहले से ही थे इसमें, आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी, ये क्या थे? इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और राजकुमार गोयल क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। साथ ही 8 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को और ऐड किया, इनके नाम देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है इनके नाम, पर याद रखिएगा कि 8 नए ऐड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत, उसमें बताया गया है कि संस्था में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और 10 कमिश्नर्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। द परमवीर दीर्घा गैलरी एट राष्ट्रपति भवन डिस्प्लेस पोर्ट्रेट्स ऑफ हाउ मेनी परमवीर चक्र अवार्डीज? राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा गैलरी कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के चित्र प्रतिशत करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 21। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा को इनोग्रेट किया है। यहाँ पर जो 21 परमवीर चक्र अवार्डीज हैं उनके पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं। तो ये हमारे नेशनल हीरो हैं, है ना, और इनके सम्मान में ये पोर्ट्रेट्स लगाए गए हैं। परमवीर चक्र इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 1066वीं जयंती सेलिब्रेशन भी इनोग्रेट की है आदि जगत गुरु श्री श्रीवतेश्वरा शिवयोगी महास्वामी जी की, कर्नाटक में, मलवल्ली मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक में। What was the gross non-performing assets percentage of education loans in public sector banks during financial year 2021? वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शिक्षा ऋणों का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रतिशत कितना था? राइट आंसर ऑप्शन है 2%। देखिए, अगर हम आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स की बात करें, एजुकेशन लोन्स की बात करें, जो लोन एजुकेशन के पर्पस के लिए दिया गया है, तो उसमें भी एनपी होता है, कुछ पैसा वापस नहीं आता। तो इस तरह का जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो घट चुका है। 2020-21 में 7% था, ये घटकर 24-25 में 2% ही बचा है। जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई द्वारा एडवाइस किया गया कि आप मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम को अपनाइए।
ठीक है। इसके जरिए 7.5 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है, एजुकेशन लोन दिया जाता है। और 2022 में स्कीम लागू की गई थी केवल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी 2025? किस संगठन ने भारत में डायबिटिक रेटिनोपैथी 2025 के लिए पहला AI संचालित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है इंडिया आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज एम्स और ई हेल्थ AI यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीन प्रोग्राम फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी 2025 लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। For which initiative did NCSM win the PRSI award under the best use of social media in a corporate campaign category? NCSM को किस पहल के तहत कॉर्पोरेट अभियान में सोशल मीडिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में PRSI पुरस्कार मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हर घर म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आती है। इसे 2 नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पहला तो है हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव के लिए बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया इन अ कॉर्पोरेट कैंपेन कैटेगरी। दूसरा है वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन स्पेशल प्रेस्टीज पब्लिकेशन कैटेगरी में। What is the target installed nuclear power capacity under the nuclear energy mission? परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत लक्षित स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100 गीगावाट बाय 2047। तो जो फिलहाल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है भारत की इंस्टॉल्ड जो चालू है 8.78 गीगावाट की है, या 8780 मेगावाट कह सकते हैं। और गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हम 100 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करें 2047 तक। 2024-25 में बात करें तो न्यूक्लियर पावर का शेयर जो टोटल इलेक्ट्रिक जनरेशन है उसमें 3.1% का था। फिलहाल भारत में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं 7 लोकेशंस पर। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCI जिसे बोलते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये। और भारत में जो न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है उसका देखने का जिम्मा इसी का ही है। सितंबर 1987 में इसको क्रिएट किया गया था। Which team won the Under-19 Asia Cup 2025 final by defeating India Under-19? Under-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत Under-19 को हराकर किस टीम ने खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है पाकिस्तान Under-19। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में Under-19 एशिया कप 2025 संपन्न हुआ है दुबई में और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीता है। फाइनल में जो भारत की Under-19 टीम है इसे 191 रन से हराया है और ये पाकिस्तान का दूसरा टाइटल है। इससे पहले भी पाकिस्तान एक बार जीत चुका है Under-19 एशिया कप। भारत की कप्तानी आयुष मात्रे ने की है और फाइनल तक भारत एक भी गेम नहीं हारा था और फाइनल में ही भारत को हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की ओर से समीर मिनास ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी इन्हें ही दिया गया है। 2025 का जो ये Under-19 एशिया कप है ये 12th एडिशन था इस टूर्नामेंट का और यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। Which country has topped as the world's strongest passport ranking in 2025 according to passport index data by Arton Capital? आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स डेटा के अनुसार 2025 में दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट में टॉप पर है। ऐसा कहा गया है पासपोर्ट इंडेक्स डेटा जिसे आर्टन कैपिटल द्वारा जारी किया गया है। इसका मोबिलिटी स्कोर 179 है और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज विजिट कर सकते हैं जिनके पास UAE पासपोर्ट है, ठीक है, बिना किसी प्रायर वीज़ा के रिक्वायरमेंट के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त होता है। सिंगापुर और स्पेन दूसरे नंबर पर है। वहीं बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, द नीदरलैंड्स, फिनलैंड, लक्समबर्ग, इटली, डेनमार्क, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, नॉर्वे, आयरलैंड, साउथ कोरिया, जापान ये सभी तीसरे नंबर पर है। भारत की रैंक 67 है। The 20th Conference of the Parties to CITES concluded in which city? 20वें CITES सम्मेलन
किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है समरकंद। तो 20th मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है और इस कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी भी है इस साल। जो ये साइट है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं साइट्स को। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है और किससे संबंधित है? जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके उनके प्रोटेक्शन से संबंधित है ये, ताकि उनका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो सके। 1963 में इसको एक रेजोल्यूशन के तौर पर अपनाया गया था IUCN के मेंबर्स द्वारा और इफेक्टिव कब बनाए, कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1975 को। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मैरीटाइम हेरिटेज कोऑपरेशन विद विच कंट्री, भारत ने किस देश के साथ समुद्री विरासत सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है नीदरलैंड्स। तो भारत और नीदरलैंड्स इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मैरीटाइम हेरिटेज पर कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और साथ ही जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस लोथल गुजरात है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। तो दोनों ही साइट्स जैसे एक्सपर्टीज है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मैरीटाइम म्यूजियम डिज़ाइन को लेकर, उसके क्यूरेशन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर, उन्हें साझा करेंगे आपस में। और जॉइंट एग्जीबिशंस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स इनको भी आयोजित करेंगे। साथ ही इंडिया नीदरलैंड्स जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी को इस्टेब्लिश करने की भी घोषणा की है। इससे दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे, टू वे इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन उनका हो पाएगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास मरीना एट विच लोकेशन, केंद्र सरकार ने किस स्थान पर विश्व स्तरीय मरीना के विकास को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मुंबई हार्बर। यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्लान अप्रूव कर दिया है जिसके जरिए मुंबई हार्बर पर एक वर्ल्ड क्लास मरीना डेवलप किया जाएगा 887 करोड़ रुपए की कॉस्ट से। और हाइब्रिड डेवलपमेंट मॉडल पर ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। 470 करोड़ रुपए मुंबई पोर्ट अथॉरिटीज में इन्वेस्ट करेगी। और बाकी यही है कि प्रोजेक्ट किसकी तर्ज पर किया जा रहा है, जैसे मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, सागरमाला प्रोग्राम, क्रूज भारत मिशन, पोर्ट मास्टर प्लान 2047। Which Indian family is the only one featured in Bloomberg's 2025 ranking of the world's 25 richest families? ब्लूमबर्ग की 2025 की विश्व के 25 सबसे धनी परिवार की रैंकिंग में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय परिवार कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अंबानी फैमिली। तो हाल ही में ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड की 25 रिचेस्ट फैमिलीज को जगह दी गई है और इनकी कंबाइंड जो इनकम है ये 2.9 ट्रिलियन US डॉलर की है, जो वर्ल्ड की टॉप 25 रिचेस्ट फैमिलीज हैं। और इनमें टॉप पर है वाल्टन्स फैमिली, फिर उसके बाद आती है अल नयान फैमिली दूसरे नंबर पर, UAE की रूलिंग फैमिली है ये। फिर सऊदी अरब का जो मोनार्च अल सऊद फैमिली ये तीसरे नंबर पर आते हैं। कतर की अल थानी फैमिली चौथे नंबर पर है। अंबानी फैमिली इकलौती फैमिली है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है और 8वें नंबर पर है 105.6 बिलियन US डॉलर के साथ। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द योर मनी योर राइट कैंपेन इज टू हेल्प सिटीजन्स टू क्लेम अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स। आपका पैसा आपका अधिकार अभियान का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की किस प्रकार मदद करना है? तो उनकी इस तरह से मदद करना है कि वो अपना जो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स हैं उनको क्लेम कर सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने योर मनी योर राइट कैंपेन लॉन्च किया था ताकि सिटीजन जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है, मतलब जैसे भूल जाते हैं ना अपना पैसा रख के किसी अकाउंट में, ठीक है, अनक्लेम बैंक डिपॉजिट है, इंश्योरेंस पॉलिसी इस तरह की जिसकी डिटेल्स आपके पास नहीं है तो आप पा सकते हैं। और 2 महीने ही हुए इस कैंपेन को और 2000 करोड़ रुपए तक के जो अनक्लेम्ड फंड्स हैं उन्हें सेटल कर दिया गया है या फिर उनके जो ओनर्स हैं उन्हें दे दिया गया है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 was organized in collaboration with which regulatory body for technical education? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का आयोजन तकनीकी शिक्षा के लिए किस नियामक निकाय के सहयोग से किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है AICTE। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का जो 8th एडिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनोवेशन सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया है AICTE के साथ मिलकर। 60 नोडल सेंटर्स पूरे भारत भर में बनाए गए हैं। इसका जो फाइनल हुआ है, फाइनल राउंड जो ग्रैंड फिनाले हम जिसे को बोलते हैं, ये
प्रिन एल एन वेलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में हुआ है। 2017 से ही इसको चलाया जा रहा है। Which Indian state signed? Which state government signed an agreement to establish a center of excellence in artificial intelligence? किस भारतीय राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर साइन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया के जो डीकन यूनिवर्सिटी है उन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है स्थापित किया जा सके। कहाँ पर बनेगा ये जो अपकमिंग एआई यूनिवर्सिटी है? भारत फ्यूचर सिटी नियर हैदराबाद। साथ ही गूगल और गवर्नमेंट तेलंगाना ने भी गूगल फॉर स्टार्टअप्स हब को लॉन्च करने का ऐलान किया है टी हब हैदराबाद में। Which private sector bank has executed a share purchase agreement to acquire an additional 2% shareholding ICICI Prudential Asset Management Company Limited? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ICICI Prudential Asset Management Company Limited में अतिरिक्त 2% शेयरधारिता हासिल करने के लिए शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है ICICI बैंक लिमिटेड। तो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ICICI बैंक लिमिटेड, इसने एक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ ताकि एडिशनल 2% शेयर होल्डिंग ये एक्वायर कर सके ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में। 2140 करोड़ रुपए की परचेज प्राइस यहाँ पर फिक्स की गई थी। इंडियन ओरिजिन अर्किन गुप्ता हैज बीन फीचर्ड इन विच प्रेस्टिजियस ग्लोबल लिस्ट? भारतीय मूल के अर्किन गुप्ता को किस प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फोर्ब्स 30 अंडर 30। तो अर्किन गुप्ता है इंडियन ओरिजिन, इन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर 2026 में शामिल किया गया है फाइनेंस कैटेगरी में। Which Indian agency has signed MOU with Italian National Olympic Committee to enhance bilateral cooperation in sports? किस भारतीय एजेंसी ने खेलों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए इतालवी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक एमओयू साइन किया है न्यू दिल्ली में ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके स्पोर्ट्स में, और जॉइंट प्रमोशन किया जाएगा स्पोर्ट्स का, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, म्यूचुअल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस टू ईच नेशंस एलईडी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर एथलीट्स, कोचेस, स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब जैसे कोच की सुविधा दे दी एक दूसरे दोस्त ने, ठीक है, और जो फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वो शेयर कर ली दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ। Which bank launched the co-branded Mobility Plus credit card in partnership with GOBP? किस बैंक ने GOBP के साथ साझेदारी में मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है GOBP के साथ मिलकर, एक फ्यूल लिंक्ड कार्ड है ये, इसका नाम है इंडसइंड बैंक GOBP मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे। तो यहाँ पर वही है, आपको कुछ प्रॉफिट मिलता है इससे, कस्टमर 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 100 रुपीज़ अगर आप GOBP स्टेशन पर तेल भराते हैं तो यहाँ पर आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। विच स्टेट ऑन यूटिलिटी साइंड ₹1685.27 करोड़ रुपीस लोन एग्रीमेंट विद नाबार्ड फॉर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? किस सरकारी बिजली कंपनी ने विद्युत अवसंरचना विकास के लिए नाबार्ड के साथ 1685.27 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है OPTCL। तो उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है लोन से संबंधित नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ ताकि राज्य में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। तो नाबार्ड यहाँ पर 1685.27 करोड़ रुपए का लोन देगा उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.75% पर एनम का। Which international financial institution approved nearly $600 million in financing for two large-scale clean air programs in उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा? किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो बड़े पैमाने पर स्वच्छ वायु कार्यक्रमों के लिए लगभग $600 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ही है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन अप्रूव कर दिए हैं दो लार्ज स्केल क्लीन एयर प्रोग्राम्स के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। जैसे वो उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है तो यहाँ पर $299.66 मिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी, और हरियाणा का है क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑपरेशन, यहाँ पर भी $300 मिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन फार्माकोपिया विद विच कंट्री? भारत ने औषध संहिता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है लिबेरिया। तो भारत और लिबेरिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि दोनों ही देश
जो फार्माकोपिया के फील्ड में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाए। फार्माकोपिया क्या होता है ना, मेडिसिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस तरह की मेडिसिन हमारे यहाँ होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, कितना रेशो रहना चाहिए, कितने साल के बच्चों को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो भारत की जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भारत फॉलो करता है, वही लेविजिया भी फॉलो करेगा। दिखा ना, फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन प्रोवाइडिंग लीगल रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड टेस्टिंग मेथड्स। Gross non-performing assets in India declined from a peak of 11.46% in 2018 to what level in 2025? भारत में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 2018 में 11.46% के उच्चतम स्तर से घटकर 2025 में किस स्तर पर पहुंच गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2.31%। तो बैंकिंग एक्टिविटी भारत में मजबूत हुई है। डोमेस्टिक डिपॉजिट्स और क्रेडिट बिल लगभग ट्रिपल हुआ है 2015-2025 के बीच में। जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो 88.35 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 231.90 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। जो क्रेडिट है वो भी 66.91 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर 181.34 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है 2025 तक। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। 11.46% था 2018 में और ये 2.31% ही बचा है 2025 में। जो नेट एनपीए ये भी डिक्लाइन हुआ है 0.52%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्रॉफिटेबल हुए हैं। जिनका प्रॉफिट है ये 1.05 लाख रुपीस 5 लाख करोड़ रुपीस जो था 2022-23 में, इससे बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है 2024-25 में। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जो अर्निंग है ये बढ़ी है और 2.63 लाख करोड़ रुपीस था 22-23 में, बढ़कर 4.01 लाख करोड़ रुपीस हो गया है 2024-25 में। और जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स है ये भी इंप्रूव हुआ है 12.94% 2015 से बढ़कर 17.36% है जो है 2025 में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखेंगे। विच स्टेट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट रेल कैरिड कार्स एट सायरंग रेलवे स्टेशन, मिजोरम? पीजी बरुआ जी, द एडिटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ग्रुप, डाइड रिसेंटली, द असम ट्रिब्यून ग्रुप? PM Narendra Modi laid a wreath and paid his respect at the Adwa Victory Monument in which city? Addis Ababa, Ethiopia. Who released a commemorative postage stamp in honor of Emperor Paramdevu Bharatiya II? Answer is Vice President CP Radhakrishnan. Who inaugurated a microforest comprising of fruit orchard in and pollinator park developed under the special camp 5.0 at PMC नवोदय विद्यालय गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश? आंसर is संजय कुमार। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो चैंपियनशिप इन मार्च 2026? हाउ मच फाइनेंसिंग हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर पाकिस्तान अंडर द मल्टी ईयर इनिशिएटिव? विच इंडियन कोस्ट गार्ड शिप एंटर्ड द चाबार पोर्ट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ Iran recently? Who was reinstated as India's vice captain in place of Shubman Gill in the Indian squad announced for T20 World Cup? 3 metric tons of GI tagged Indy lime from Vijaypura district of Karnataka were exported to which country? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।